साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, अभी हम लोग करंट इशू पे कुछ देख रहे थे, लेकिन बीच बीच में कुछ परंपरागत चीज़ें जैसे हिस्ट्री का भी कुछ छूट गया था। मिडवल में मुग़ल काल, और इसके बाद हम मॉडर्न का मैराथन पूरा लेंगे। और कल वीडियो समाप्त करके जो कुछ करंट इशू और जो कुछ इसमें बचेगा वो सब जो है वीडियो अपलोड करके ये 24 तारीख के लिए शुभकामनाएं आप लोगों को देंगे कल। तो इसी के साथ हम आज मुग़ल काल शुरू करेंगे। मुग़ल काल 1526 में बाबर आते हैं। बाबर यहाँ पे बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में होता है और ये फरगना के निवासी थे। बाबर अपनी माँ की तरफ से 14वें मंगोल की तरफ से थी और पिता की तरफ से तैमूर वंश के जो है वो 5वें जो है थे। और बाबर आक्रमण भारत पर इसलिए करते हैं क्योंकि उधर बाबर जो पश्चिमोत्तर की तरफ से बाबर काफ़ी कुछ जो है वहाँ पे युद्ध करते हैं, जबकि सफल नहीं होते हैं, तो भारत की तरफ रुख करते हैं। और भारत में उस समय अफ़गान शासक यहाँ पे हुआ करते हैं। तो बाबर का मुख्य जो लड़ाई होता है, मुख्य युद्ध जो होता है वो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है राणा सांगा के बीच में, और इसमें राणा सांगा को हरा देते हैं और फिर बाबर लगभग भारत में स्थापित होते हैं। लेकिन उसके बाद भी एक युद्ध होता है अफ़गानों से, और उसमें भी जो है ये बाबर जीत जाते हैं। फिर बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु के बाद फिर हुमायूं आते हैं, और हुमायूं को बहुत संघर्षशील से बहुत संघर्षशील बीतना पड़ता है। हुमायूं सबसे पहले भारत को जीतने के प्रयास में बंगाल पे आक्रमण करते हैं, चुनारगढ़ पे आक्रमण करते हैं, और उसके बाद ये यहाँ पे चौसा के युद्ध में सबसे निर्णायक जो युद्ध होता है वो चौसा का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं हार जाते हैं। और हुमायूं हार जाते हैं और शेरशाह सूरी वहाँ पे जीत जाता है, और लौटते समय किसी तरीके से जान बचाते हैं हुमायूं। और ये एक भिस्ती जो है एक नाव से ये अपनी जान बचा के भागते हैं, और फिर ये भारत से निकल जाते हैं। और फिर शेरशाह सूरी भारत में काफ़ी दिनों तक शासन करता है। शेरशाह सूरी भारत में बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है, क्योंकि इसने जो माप की इकाई दिया, इसने जो खेत बिस्वा और नाप की इकाई दिया, और प्रशासनिक जो ढांचे इन्होंने व्यवस्था किया शेरशाह सूरी ने, वो बहुत कुछ अकबर काल में देखने को मिलता है। तो शेरशाह सूरी ने और सड़क और नहरों का निर्माण कराया शेरशाह सूरी ने, तो ये चीज़ हम देखते हैं। और शेरशाह सूरी जब हराता है इसको हुमायूं को, तो वहाँ पे ही ये पहले शेर खां नाम होता है, वहाँ पे अपना नाम शेरशाह सूरी रखता है। उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर आते हैं, और यहाँ से मुग़ल काल का सही दृष्टि अकबर पूरे समेकित करते हैं, पूरे भारत को इकट्ठा करते हैं। और 12 सूबे रहते हैं, लेकिन बाद में 3 सूबे जीत कर 15 सूबे पूरे भारतवर्ष को लगभग जीत करके और भारत का सम्राट बनते हैं। तो हालांकि सबसे पहला जो है बादशाह की उपाधि ये बाबर ही ले लेते हैं, बादशाह की उपाधि, लेकिन जो असली में बादशाह बनता है वो अकबर बनता है। और अकबर का जन्म 42 में होता है, 1542 में, और 1556 में अकबर सिंहासन पे बैठ जाते हैं। और ये सिंहासन कलानौर में इनका सत्ता इनको राज्याभिषेक बैरम खां द्वारा कराया जाता है, और ये वहाँ से अपना शासन करना शुरू करते हैं। शुरू के वर्षों में इनकी जो धाय माँ थी, उनकी धाय माँ का प्रभाव था इनके ऊपर। और बाद में 4 वर्षों के बाद अकबर 1560 ईस्वी से सही से शासन करना शुरू करता है। और अकबर कालीन जो कई युद्ध, हालांकि युद्ध तो अकबर 100 युद्ध से ज़्यादा अकबर अकेले युद्ध में सेनापतित्व करता है। और बाद में अकबर पूरे 1516 से 5 ईस्वी तक अकबर शासन करता है। तो अभी हम अकबर कालीन कुछ सुधार देखते हैं, उसके बाद फिर हम और भी आज, क्योंकि हमको मुग़ल काल समाप्त करना है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डीपली किसी भी उसमें नहीं जा रहे हैं कि किसका क्या नाम। हालांकि अकबर का नाम, जैसे अकबर का बचपन का नाम बदरुद्दीन था, और इनका नाम जलालुद्दीन अकबर के नाम से जाना जाता है। तो बचपन का नाम, जैसे अकबर का बचपन का नाम बदरुद्दीन है, जैसे शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और ये सब ये सुन लीजिए, आप बार बार सुनेंगे तो ये याद भी हो जाएगा। लेकिन अकबर द्वारा किए गए कार्य हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर जहांगीर आते हैं,
और जहांगीर 1605 से 1627 तक शासन करते हैं। जहांगीर के शासनकाल की दो एक मुख्य बातें हैं जो कि हम लोग को जानना जरूरी है। एक तो अकबर चित्रकारी के भारत में चित्रकारी का जो है बहुत बड़ा प्रचार करता है। जहांगीर स्वयं भी बहुत बड़ा चित्रकार होता है। और दूसरा जहांगीर जो है असहिष्णु होता है, मतलब जैसे वो रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाता है और इस तरीके से उसने एक घंटी भी बनवाई थी जिससे न्याय की जो है पुकार की जा सके। तो अभी हम देखते हैं, फिर उसके बाद शाहजहाँ देखेंगे। शाहजहाँ के बारे में ख़ास बात ये है कि स्थापत्य कला में शाहजहाँ जो है सबसे बड़ा जो है जो ताजमहल बनवाया, आज दुनिया का आश्चर्य बना हुआ है, वो शाहजहाँ कालीन ही बनाया। उसने आगरा की जगह पर दिल्ली में अपनी राजधानी शिफ्ट की थी और आगरा में अपनी राजधानी पहले तो सिकंदर लोदी ने बनाया था, बाद में अकबर जीतने के बाद आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में, गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी में वो बुलंद दरवाज़ा बनवाता है और फतेहपुर सीकरी में ही वह अपना राजधानी रखता है। बगल में ही 40 किलोमीटर के आसपास है आगरा के, वहाँ पर। अब हम देखेंगे अकबरकालीन कुछ सुधार और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट होगा वही हम आज देंगे, आप लोगों को अपलोड कराएंगे। बाद में जब हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे तो पूरा मुग़ल और पूरा जो है दिल्ली सल्तनत और पूरा मुग़ल और पूरा मॉडर्न विस्तृत पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल फैक्चुअल थोड़ा थोड़ा। तो अभी हम मध्यकालीन भारत मुग़ल वंश में अकबर द्वारा किए गए कुछ कार्य, अकबर द्वारा किए गए मुख्य कार्य। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं 1562 में दो घटनाएं होती हैं। एक तो अकबर राजपूतों से वैवाहिक संबंध मिला के अपने शासन की जो है नींव को मजबूत करना चाहता है। इसी क्रम में अजमेर में जो है वो जब मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे जाता है तो वहाँ पे भारमल अपनी पुत्री की शादी के लिए जो है अकबर के पास आते हैं और वहाँ पे शादी होती है, हरखाबाई से शादी हो जाती है अकबर की। और वहाँ से अकबर थोड़ा सा मतलब सहिष्णुता भी दिखाते हैं, जिसके क्रम में हम देखते हैं जैसे 1562 में दास प्रथा का अंत कर देते हैं और 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देता है ये हरखाबाई के कहने से ही, और बहुत और भी दरबार के कई लोगों के कहने पे, और अकबर खुद भी उदार था। तो इस तरीके से 1563 तीर्थ 63 और तीर्थ तीती है, तो इस हिसाब से 63 को तीर्थ यात्रा हम नहीं भूलेंगे। और ये याद रखेंगे कि जब तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ तभी उसके बाद जजिया समाप्त हुआ, नहीं तो क्रम लगाने को आता है तो तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर और ये तीनों क्रम, दास प्रथा ये क्रम में आता है और तीनों क्रम का जो है क्रम उलट दिया जाता है और लगाने को आता है तो ये याद में डिस्टर्ब हो जाता है। तो 63 से तीर्थ याद रख लेंगे तो तीर्थ यात्रा के बाद जब लौटते हैं तो ये याद रखिए कि जब तीर्थ यात्रा करके आते हैं तो अकबर जजिया भी समाप्त कर देते हैं, दोहरा लाभ होता है। तो याद करने का तरीका है, तो 62 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा और 64 में जजिया कर समाप्त कर देते हैं अकबर। अच्छा, एक फैक्ट पिछला हम देना चाहेंगे थोड़ा बाबर के विषय में। बाबर को कलंदर कहा जाता था, बाबर को कलंदर कहा जाता था, ठीक है। और हुमायूं को कई विद्वान जो है वो भी उदारता का प्रतीक भी कहते थे। हुमायूं का जो हारना था वो कहते थे कि हुमायूं इतना सीधा था और हुमायूं की इसलिए हार का मुख्य कारण था। और दूसरा हुमायूं के हार का मुख्य कारण था जो उसके चारों भाइयों का आपस में बंटवारा हुआ था। यह भी बताते हैं विद्वान कि हुमायूं का मुख्य कारण था। हालांकि ये एग्जाम प्री के एग्जाम से पीसीएस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेट में नहीं आएगा, लेकिन कलंदर किसे कहा जाता था ये प्री एग्जाम में आ सकता है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बाबर के विषय में, बाबर ने सबसे पहले तुगलका पद्धत से तोपखाना तुगलका पद्धत, ये उस्मानी विधि है, तो इस विधि से जो है ये भी आ जाता है तुगलका पद्धत की, जो कौन किया, तो ये बाबर किया है। अब हम फिर अकबर में आते हैं और अगर नया फैक्ट आता दिमाग जैसे फिर आता रहेगा तो हम बताते रहेंगे। फिर 64 में जजिया कर समाप्त किया, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, और बुलंद दरवाज़ा, ये 1571 बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1571 में गुजरात विजय करता है। और गुजरात विजय ये माना जाता है कि स्मिथ कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे तीव्रतम विजय जो है, बहुत ही तीव्र गति से विजय प्राप्त करने वाला गुजरात विजय है। ये 1571 में पाते हैं और इसी के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण भी करवाते हैं। बुलंद दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो पहले क्या करते हैं, कुछ वो धार्मिक सुधार यानी कि कुछ उस सामाजिक सुधार करते हैं। सामाजिक सुधार करने के बाद ये अपने विजय अभियान को सबसे पहले शुरू किए रहते हैं। और इनका अकबर का सबसे पहला जो विजय का अभियान था, वो सबसे पहले इनका विजय का अभियान मालवा से शुरू होता था और इसी क्रम में चलता है। तो जो 71 का गुजरात विजय है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम फिर से 62 देखेंगे। 62 में देखेंगे तो क्या हुआ, तीर्थ यात्रा कर समाप्त होता है, दास प्रथा समाप्त होता है। 63 से तीर्थ यात्रा, 63 तीर्थ तीर्थ 63 और तीर्थ यात्रा। फिर तीर्थ यात्रा के बाद जब लौटते हैं जजिया कर, यानी 64 में जजिया। और फिर 71 में गुजरात विजय। गुजरात विजय के बाद दो बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना। फतेहपुर सीकरी जो आगरा के पास 40 किलोमीटर पास में है, वहीं पे फतेहपुर सीकरी की स्थापना होती है, जहां बुलंद दरवाजा बनवाया जाता है। और उसके बाद 75 में इबादत खाने की स्थापना होती है। इबादत खाना की स्थापना 75 में किया जाता है। यहाँ पे कई धर्मों के लोग इकट्ठा होते हैं और अपने विचार को रखते हैं इबादत खाना में। और उसके बाद 78 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया जाता है। इसलिए खोल दिया जाता है कि अकबर स्वयं पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो सभी धर्मों की बातों को सुनकर जो उसे लगता था न्यायप्रिय और जो बातें अच्छी लगती थी, सभी धर्मों की बैठकें करवाता था। तो उसके बाद जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म और फारसी धर्म और मुस्लिम धर्म और जैसे भी जितने भी धर्म थे उस समय, सिख धर्म, सबका जो है सभी के जैसे जिन प्रभु का नाम सुनते हैं, तो ये लोग जो हैं जगत गुरु भी बनाए गए थे वो। तो ये अकबर सब इसमें इबादत खाने के सभी धर्मों के लिए खोल देते थे। वो समय होता है 78। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अकबर स्वयं वहाँ बैठता था और स्वयं बैठ के अच्छी बातों को ग्रहण करता था और राज्य में वो लागू करता था। फिर 1579 में महजर की घोषणा करता है। महजर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार का वो धर्म चलाना चाहता था अकबर, एक प्रकार का धर्म चलाना चाहता था और इसको स्मिथ कहते हैं, एक प्रकार का मैग्ना कार्टा कहते हैं, जो वो हालांकि ये सफल नहीं रहा है, बहुत सफल नहीं रहा है, लेकिन महजर की घोषणा करते हैं। और 1582 में तौहीद इलाही या दीन इलाही, ये एक धर्म का नाम ही है, ये अकबर द्वारा चलाया गया धर्म है, एक दीन इलाही या तौहीद इलाही। इसका मतलब ये होता है कि सभी धर्मों के लिए वो समान व्यवस्था करना चाहते हैं, सभी धर्म को एक में मिलाना चाहते हैं। अकबर अपने द्वारा एक धर्म का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना फारसी, ना कोई सिख, ना कोई जैन, ना कोई बौद्ध, अपना एक धर्म चलाना चाहते हैं। तो तौहीद इलाही वही है, तौहीद इलाही और दीन इलाही। उसके बाद 1583 में ये पशु निषेध भी कर देते हैं कि ये भी बहुत बड़ी बात है, पशु निषेध, जो कि आज भी हम देखने को मिलता है। पशु निषेध बहुत बड़े जो है इस पर किया जाता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 1582 ईस्वी में टोडरमल द्वारा दहसाला पद्धत। ये दहसाला पद्धत टोडरमल द्वारा जो चलाया गया है वो 10 सालों का एवरेज लिया गया। पहले प्रत्येक वर्षों में कर लिया जाता था, फिर प्रत्येक वर्ष में तो कर लिया ही जाता था लगातार, लेकिन कर कैसे लिया जाए, कभी फसल अच्छी होती थी, कभी खराब होती थी, कभी सूखा पड़ जाता था, कभी कुछ होता था। तो इस तरीके से हुआ, मतलब ये होता था कि कभी तो टैक्सेशन सही मिलता था, कभी नहीं मिल पाता था। तो किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव ना आए, बहुत गरीब हो तो वो बहुत परेशान ना हो, इसलिए 10 साल का एक एवरेज निकाल लिया गया और 10 साल के एवरेज निकाल के एक कर निर्धारित कर दिया गया, वो टोडरमल व्यवस्था की। और टोडरमल वह 82 में ये चीज़ करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 82 में तौहीद इलाही और 82 में टोडरमल द्वारा, ये दोनों 82 में किया जाता है। और मनसबदारी व्यवस्था जो चालू होती है गुजरात विजय के बाद 1773-74 में मनसबदारी व्यवस्था वो होता है कि एक प्रशासनिक जिम्मेदारी दी जाती थी और बहुत सारा मनसब 400, 800 और इस 1600, 3200 और इस तरह 4800 मनसब दिए जाते थे। मतलब जितना भू क्षेत्र जिसको ज़्यादा दिया जाता था, उस भू क्षेत्र से राजस्व की उगाही होती थी और उसी से उनको सेना
और घोड़े दोनों रखने होते थे, और वो जितना बड़ा मनसबदार होता था उतनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी होती थी, उतनी सेनाएं रखनी होती थी। और मनसब भी कई प्रकार के होते हैं, तो वो तो हम अलग क्लास में, मेंस का इशू है, और बस खाली हमें जाना है मनसबदारी प्रथा, एक प्रशासनिक जो है जिम्मेदारी देना है। तो ये मनसब की बात हो गई। तो इस तरह मुग़ल काल में हम देखते हैं, और मुग़ल काल में उसके बाद औरंगजेब आते हैं, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आते हैं। औरंगजेब भी बहुत ही कट्टर होता है। तो हम ये देखते हैं औरंगजेब के समय में दारा शिकोह कुछ दिन शासन करते हैं। दारा शिकोह बहुत ही जो है लिबरल, बहुत ही उदार होता है। दारा शिकोह दो समुद्रों का मिलन जो है, इस तरीके का एक किताब भी लिखते हैं। जब हम साहित्य की अभी हम सारणी देंगे तो साहित्य वाले में हम दारा शिकोह वाला भी देंगे। और औरंगजेब के बाद 1707 में औरंगजेब का शासन समाप्त होता है, और वहीं से मुग़ल शासन पूरी तरीके से बिखर जाता है, क्योंकि फर्रुखसियर जो आते हैं, फर्रुखसियर शासन उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। और चूँकि औरंगजेब पूरे साउथ को कर लेता है और पूरे उत्तर भारत और पूरे साउथ को मिलाकर, तो औरंगजेब लगातार दक्षिण में आक्रमण करते करते परेशान हो जाता है। और दक्षिण में वो जब रहता है, वहीं पे उसकी बीबी, औरंगाबाद में ही उनकी बीबी का मृत्यु भी हो जाता है, और वहाँ पे वो एक जो है वहाँ मकबरा भी बनवाता है अपनी बीबी का। और बाद में ये औरंगजेब वहीं पे दक्षिण के नासूर से ही औरंगजेब की समाप्ति हो जाती है। मतलब वहाँ शिवाजी से भी लगातार युद्ध होता रहता है, और इस तरीके से औरंगजेब बहुत ही परेशानी में, हालांकि शासन बहुत लंबे समय तक करता है, लेकिन औरंगजेब की जो है वो समाप्त होता है। यहीं से मुग़ल काल बिखर जाता है। और आने को तो लगातार आते हैं, फर्रुखसियर, जहांदार शाह, आलम शाह, ये इस तरह आते रहते हैं, लेकिन कोई भी मुग़ल शासन को बहुत अच्छे से नहीं। उसके बाद छोटे छोटे राज्यों में, बंगाल, मालवा, अलग अलग जो है जितने भी हैं, बिहार, ये अलग अलग जो है सूबे में बढ़ जाते हैं, और फिर अंग्रेज़ों को मौका मिलता है। और इसी क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे एक चीज़ और, जहांगीर के काल में दो अंग्रेज़ आते हैं, हॉकिंस और थॉमस रो। हॉकिंस जो आता है वो 8 में आता है, 1608 में आता है। हॉकिंस को 400 का मनसब दिया जाता है। हॉकिंस यहाँ फारसी भाषा में फारसी भाषा से बोलने से जहांगीर बहुत ही प्रभावित होते हैं, और उसके बाद जहांगीर के प्रभावित होने के बाद 400 का मनसब देते हैं। तो हॉकिंस सबसे पहले जहांगीर के दरबार में आता है, और ये जेम्स फर्स्ट इसको भेजते हैं। और कारण क्या होता है, क्योंकि अंग्रेज़ों को व्यापार करना होता है, तो उस व्यापार के लिए जहांगीर से अनुमति लेने के लिए ये भेजते हैं। फिर थॉमस रो को भेजते हैं, जो कि अजमेर में मिलता है वो। और इस तरीके से हम देखते हैं कि अंग्रेज़ धीरे धीरे अपना पैठ बनाने लगते हैं, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा भारत में आ जाता है। और उसके बाद अंग्रेज़ में 16वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति होती है, जिससे कि व्यापार उनके पास बढ़ावा देने के लिए ये जो साउथ एशिया, ईस्ट पूर्वी एशिया है, इधर मसालों का व्यापार करने के लिए, मसाला के लिए आते थे, और ये सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया जाते थे। और उसके बाद कपड़े का भी यहाँ पे कच्चा माल के लिए आते थे। तो इस तरीके से वो मौका मिला उनको, और बंगाल में इस तरीके से यूरोपियों का आगमन हुआ। और यूरोपियों में भी कई यूरोपीय आए, लेकिन सब जो थे वो यानी कि ब्रिटेन वाले सबको हरा के, इसका एक अभी वीडियो लेंगे, उसके बाद इनको हरा करके जो है अंग्रेज सत्ता स्थापित करते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद ये पूरी तरीके से भारत में स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि बक्सर के युद्ध में ये दिल्ली का जो वो होते हैं, और शहादत खां जो अवध के नवाब होते हैं, इनको सबको हरा देते हैं, और इनको सबको पेंशन भोगी बना देते हैं, और पूरे बंगाल और भारत पर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। तो साथियों नमस्कार, इसी के साथ अभी हम अगला वीडियो फिर लेंगे। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद।